चलो देखो शुरू करते हैं। डिफाइन वर्क फंक्शन, मोस्ट वीवीआई, बहुत इंपॉर्टेंट 20-22 को क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स वाला। इसको पढ़ लेना चाहिए और जरूरी भी है इसको पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, और ये पूछता भी है वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन का एक लिस्ट पता होंगे आपको, जैसे सोडियम का वर्क फंक्शन कितना होता है, पोटेशियम का 2.75, सोडियम का 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका होता है। वर्क फंक्शन होता क्या है, वो मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने मेटल सरफेस से, किसी मेटल सरफेस से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। मेटल सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से, किसी सरफेस से बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उसको कहा जाता है वर्क फंक्शन। इसको फाई नोट से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है, और ये वैरी करता है मेटल से मेटल, मेटल टू अनदर मेटल, ठीक है। जैसे सोडियम का 2.75 होता है, इसी तरह से अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है, ठीक। ये पढ़े हुए हैं सर। वो देखिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, पावर फैक्टर। व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है ना, उसके cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट इज नोन एज पावर फैक्टर। ये सब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज करंट डेंसिटी। अब देखो करंट डेंसिटी भी पढ़े हुए हैं हम। करंट बट्टे में एरिया को करंट डेंसिटी कहा जाता है। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय जे, जे से डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के ही डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होता है। एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। एरिया जो है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया हम लेते हैं यहाँ, इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, करंट जो फ्लो कर रहा है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा। और देखो एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एरिया वेक्टर, कोई एरिया वेक्टर होगा ना, ये मान लीजिए एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर पैरेलल होना चाहिए किसके, करंट फ्लो के। करंट फ्लो के देखो एरिया वेक्टर और करंट फ्लो दोनों क्या है, पैरेलल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बट्टे में D। ये क्या है आपका, इसका एरिया, प्लेट का जो है एरिया है। D क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और ये जो फॉर्मूला है इसमें कोई मीडियम नहीं है, इसमें अभी मीडियम नहीं है, नो मीडियम। अगर कोई मीडियम, इसके बीच में कोई मीडियम आ जाएगा तो ऊपर क्या आ जाता है, एप्सिलॉन आर, या के भी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर की जगह के भी लिखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोला जाता है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका जो है कैपेसिटेंस, इसका जो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ क्या लिखे हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर कौन कौन सा है, पहला क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स। देखो एरिया बढ़ा देंगे, ये एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस बढ़ाएंगे, देखो डिस्टेंस बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस घट जाता है। तीसरा क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द प्लेट। अगर बीच में कोई मटेरियल आता है तो यहाँ देखो एप्सिलॉन आर आ गया है ऊपर। अब ऊपर आया है ये तो ऑब्वियसली
ये क्या होगा, कैपेसिटेंस इसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, या कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है। कैपेसिटेंस क्या होता है, या कैपेसिटी को ही कैपेसिटेंस कहा जाता है। तो देखो, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होता है ना, चार्ज स्टोर, कोई मटेरियल के पास या किसी कंडक्टर के पास चार्ज स्टोर करने की कितनी क्षमता है। द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर या कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इट्स कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। चार्ज बट्टे में पोटेंशियल, ठीक है, चार्ज बट्टे में पोटेंशियल, या चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है, उसकी क्षमता जो है कंडक्टर की, उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी कहलाती है। दूसरा डिफिनेशन ये भी लिखा हुआ है, देखो, द रेशियो ऑफ चार्ज, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन ए कैपेसिटर प्लेट्स, कैपेसिटर प्लेट्स पर जो चार्ज है उसका रेशियो टू द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। मतलब चार्ज बट्टे में पोटेंशियल, सिंपली ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ द कैपेसिटर टू द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझते हैं। डिफरेंस बताना है हमको, डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग, सॉरी, मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। देखो, एक एक करके डिफरेंस बताना है ना, तो एक एक करके इसका आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा दोनों का। मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का जो हाइट होगा और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। देखो, अगर m छोटा है एक से, m अगर, ये मैग्निफिकेशन अगर छोटा है एक से, एक से छोटा है, तो क्या होगा, इमेज का जो हाइट होगा ना, वो छोटा होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से। ठीक है, अगर m बड़ा होगा, मतलब मैग्निफिकेशन अगर बड़ा होगा, तो इमेज बड़ा बनेगा, इमेज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। अगर m बराबर होगा, मैग्निफिकेशन एक के बराबर होगा, यहाँ एक पुट करेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, मैग्नीफाइंग पावर को क्या लिख दिए, द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय इमेज, रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय इमेज ऑन द आई टू द एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। मतलब इमेज के द्वारा आंख पर कितना एंगल बन रहा है और ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पे कितना एंगल बन रहा है, दोनों के रेशियो को मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं और इसको स्मॉल एम से दिखा रहे थे मैग्निफिकेशन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखो, राइट ट्रूथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन। किसका किसका कह रहा है निकालने के लिए, और गेट का, एंड गेट का और नॉट गेट का। और गेट देखो, और गेट सबसे पहले, और गेट का ये सिंबल है आपको, ये ए बी दोनों क्या है, इसका इनपुट है, और y बराबर a प्लस बी, इसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें ट्रूथ टेबल इसका बनाएंगे तो a b और y, सबसे पहले इनपुट क्या दे सकते हैं, जीरो दे सकते हैं, जीरो जीरो, फिर जीरो वन वन जीरो, उसके बाद वन वन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए प्लस बी कर देगा, जोड़ देगा, तो जीरो और जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो ही मिलेगा, जीरो और वन को जोड़ेंगे तो वन मिलेगा, वन और जीरो को जोड़ेंगे तो वन ही मिलेगा। ठीक है, वन वन को जोड़ेंगे तो दो नहीं लिखेंगे, वन ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना, जीरो और वन में ही काम होता है। नॉट गेट देख लीजिए, नॉट गेट का ये सिंबल, क्वेश्चन में क्या कहता है, कभी कभी सिंबल दे देता है, कहेगा, पूछेगा आपसे ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है। तो नॉट गेट में देखो, इस तरह का सिंबल, यहाँ पर एक होल रहेगा और इसमें एक ही इनपुट देते हैं ए, और ये क्या करता है, y बराबर ए बार कर देता है, मतलब इसको पलट देता है, जो इनपुट देंगे ना उसको उल्टा कर देगा। देखो, इसमें इसका ट्रूथ टेबल बनाए, ए और ये y, इसको जीरो दे सकते हैं इनपुट या वन दे सकते हैं। तो जीरो देंगे तो क्या करेगा, उल्टा करके वन बना देगा, वन देंगे तो क्या करेगा, उल्टा करके जीरो बना देगा। अब देखिए, एंड गेट, एंड गेट का ये आपका सिंबल है, इसका एंड गेट का ये सिंबल है आपका। ए बी दो इनपुट होता है इसमें, ए बी दिए, y बराबर ए इंटू बी कर दिया, ए इंटू बी कर देता है, दोनों को गुना कर देता है। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल लिखेंगे, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, तो जीरो जीरो को गुना किया तो जीरो ही मिला, जीरो और वन को गुना करेंगे
तो 0 ही मिलेगा। 1 और 0 को गुना करेंगे फिर भी 0 मिलेगा, और 1 1 को गुना करेंगे तो 1 मिलेगा। ये तो हो गया 3 ठो गेट। ठीक, क्लास में हम लोग पढ़े हैं 5 गो गेट। देखो चौथा गेट यहाँ है, नॉर गेट। नॉर गेट का ये सिंबल है ना। नॉर गेट, इसमें क्या कर रहे थे इससे पहले वाले गेट में, देखो और गेट में ए प्लस बी कर दे रहे थे ना, इसमें ए प्लस बी करके उसको उल्टा कर देंगे, पलट देंगे इसको, y बराबर ए प्लस बी। और उस वाले में उसके सिंबल में देखो, इसके सिंबल में ये होल नहीं था यहाँ पर, इसके सिंबल में क्या आ गया, यहाँ होल आ गया। ठीक है, ये वाला। इसका ट्रूथ टेबल बनाए, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 को गुना करके 0 होना चाहिए, लेकिन ये का, सॉरी 0 0 को जोड़ करके 0 ही होना चाहिए, लेकिन इसको पलट देगा ये, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 होना चाहिए, लेकिन इसको पलट देगा इसको, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 होना चाहिए ना, लेकिन ये क्या करेगा, इसको पलट देगा, क्योंकि इसके ऊपर बार है, मतलब उल्टा कर देता है उसको, तो ये 0 होगा। 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही होना चाहिए, लेकिन पलट करके क्या कर देगा, 0 कर देगा। एंड गेट देखो, एंड गेट जो अभी ये वाला गेट है ना, इसका एंड गेट जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या किए हैं, ए बी को गुना किए हैं, और इसमें क्या करेंगे, ए बी को गुना करेंगे, इसको पलट देंगे। सिंबल में भी ज्यादा फर्क नहीं होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे होल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एक होल होता है। ठीक है, ए बी इनपुट देंगे तो क्या करेगा, y बराबर ए इंटू बी का बार। 0 0 ट्रूथ टेबल में देखते हैं, 0 0 0 1 1 0, और ये 1 1 है, ये 1 है। ठीक है, ये आपका 1 है। तो देखो 0 0 का गुना करके 0 होना चाहिए, लेकिन पलट करके क्या देगा, ये 1 देगा। ठीक है, 0 और 1 को गुना करेंगे तो भी 0 होना चाहिए, लेकिन पलट करके ये क्या देगा, 1 देगा। 1 और 0 को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा, 1 बना देगा उल्टा करके। 1 1 को गुना करेंगे 1 होना चाहिए, लेकिन क्या कर देगा, 0 कर देगा। समझ में आया। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, इसको सबसे पहले पढ़ लो। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन इमिट और एब्जॉर्ब। अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल्स क्या करता है, एमिट करता है, मतलब एमिट करना मतलब बाहर निकालना एनर्जी को, और एब्जॉर्ब करना मतलब एनर्जी को खा जाना। तो अलग अलग आइटम और अलग अलग मॉलिक्यूल जो है, अलग 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 तरीके से एमिट करता है एनर्जी, अलग तरीके से एब्जॉर्ब करता है इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज। ठीक है, तो जो smallest amount of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी निकलेगा या एब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या ये एमिट होगा, उसको बोलेंगे क्वांटम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। बताना किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो। देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर हम लोग सब लोग पढ़ चुके हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वो काम करता है। इट इज हेयर लाइक फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट फाइबर। हेयर लाइक मतलब क्या, अपना जो बाल होता है उसको किसी तरह से मोड़ मार लेते हैं, उसी तरह से ये भी होता है। और इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मेडिकल वगैरह इस सब में, सिग्नल को ट्रांसफर करने में एक जगह से दूसरी जगह, इंटरनेट के लिए, है ना। ये पूरा का पूरा ये लॉस नहीं होता है इसमें, इसमें कोई किसी तरह का जो है ना सिग्नल लॉस नहीं होता, इसलिए इसको यूज किया जाता है। जितना सिग्नल भेजेंगे उतना ही सिग्नल सामने वाले को मिलेगा। इट इज ए हेयर लाइक फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट फाइबर विच इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा सिग्नल्स ओवर लार्ज डिस्टेंस विद ए हाई स्पीड। बहुत हाई स्पीड से बहुत दूरी तक इसमें क्या कर सकते हैं, डाटा सिग्नल को भेज सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस पे वर्क करता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 में। इट इज यूज टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के सर्विस को, टेलीफोन के सर्विस को और टेलीविजन को सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों कट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज पे निकल करके नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाता है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाता है वो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है। पॉजिटिव चार्ज से चल के नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाता है। और दो दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे को नहीं काटता है, क्योंकि अगर देखो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं इस तरह से, तो ये क्या बताता है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है। तो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो दो टेंजेंट हो जाएगा ना, एक इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक एक इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होता है। तो इस पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएगा ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड काट कट रहा है तो दो टेंजेंट हो जाएगा, मतलब एक ही पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती है। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पर काट रहा है, वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। दिस वुड मीन, इसका मतलब ये होगा कि टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे दो डायरेक्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। चलो, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज जो है आपको कम से कम चाहिए तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज मिलेगा। और इससे ज्यादा आपको चाहिए अगर, तो इसके इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं। इंटीजर्स मतलब कंप्लीट नंबर, देखो यहाँ इंटीजर्स लिख दिए हैं, बीच में जीरो होता है, 1 2 3 4 करके यहाँ इनफाइनाइट तक, ये इधर पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में। तो इसके इंटीजर से मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस दो इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज आपको मिल सकता है। आप कहिएगा कि प्लस माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए हमको चार्ज, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं मिल सकता। इंडिपेंडेंटली ये पॉसिबल नहीं है मिलना। ठीक है, तो इट स्टेट्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज होता है। ए चार्ज विल एग्जिस्ट if and only if it is the integral multiple of charge of electron। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई करके हम ले सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई, इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारा किए थे। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये सबको मालूम है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टी लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से शुरू होता है, पॉजिटिव चार्ज से, कहाँ खत्म होता है, नेगेटिव चार्ज पे। यहाँ से ऐसे शुरू होगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, ऐसे शुरू होगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, ऐसे शुरू होगा यहाँ से, यहाँ खत्म हो जाएगा। तो देखो ये तो दिखता तो नहीं है, ये क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन ही होता है, पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज पे जाता है, ये नेगेटिव चार्ज है आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट, सीधा भी होता है और कर्व भी होता है, जैसे ये वाला कर्व है। एकदम स्ट्रेट कब मिलेगा, दो प्लेट के बीच में, दो कंडक्टर प्लेट के बीच में यहाँ सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलता है। ठीक है, पाथ इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ along which a unit positive charge tends to move in an electric field। अब देखो यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, यहाँ से पॉजिटिव से निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो वो किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो कहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका प्रॉपर्टीज देखो बहुत आसान है। प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। कहाँ टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, पॉजिटिव चार्ज से निकलना और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाना। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लाइन।
मतलब ये लगातार चल रहा होता है, बीच से टूटा हुआ नहीं होता है, बीच से ऐसे जा करके फिर यहाँ से शुरू होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से, ये वाला हमारा क्या है, कोई एरिया है, एरिया गिवन है, ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से, मतलब किसी एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, पास हो रहा है, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया। कोई एरिया दे दिया है इस तरह से और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे गुजर रहा है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई बराबर ई डॉट ए होता है, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो ई ए कॉस थीटा होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है ये थीटा। बताओ ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट तो निकाल लोगे ना। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा, ये निकाल लेना। ठीक है, नहीं निकालें इसको हम, क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं, इसको निकाल लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, ये निकाल लेना ऐसा यूनिट और डायमेंशन। अब देखो क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पढ़े हैं, जब लाइट कहाँ से डेंसर से रेडर मीडियम में जाती है, जैसे ये वाला लाइट ले लो, पहला वाला लाइट गया और यहाँ नॉर्मल से, ये नॉर्मल है आपका, नॉर्मल से दूर भागा। ठीक है। दूसरा वाला लाइट ले लो, दूसरा वाला ये गया यहाँ से ऐसे, दूसरा वाला यहाँ चला गया। दो मीडियम है, पानी से हवा हो सकता है। ठीक है। तीसरा वाला लाइट देखो, तीसरा वाला लाइट कुछ ऐसे एंगल पे होता है, कुछ ऐसे एंगल पे इसको इंसिडेंट करवाते हैं डेंसर से रेडर, कुछ ऐसे एंगल पे। तो क्या होगा, ये जो डेंसर है ना, ये जो डेंसर मीडियम का जो सरफेस है उसके ठीक ठीक पैरेलल चला जाएगा वो, उसके ठीक ठीक पैरेलल चला जाएगा। तो वैसा एंगल जिसपे क्या हो, लाइट क्या हो, एकदम पैरेलल हो जाए इसके, इस सरफेस के, ये वाला जो सरफेस है ना, इसके सरफेस के पैरेलल हो जाए, उस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंट अबाउट विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स, यहाँ क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऐसा एंगल जिसपे क्या हो जाए, TIR हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब देखो भाई, व्हाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर लैमिनेटेड। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, पत्ती देखे होगे, वो लेमिनेटेड क्यों होता है, उसको लेमिनेशन किया हुआ होता है। लेमिनेशन इसलिए किया हुआ होता है ताकि उसमें जो लॉस होता है उसको बचाया जा सके। ईडी करंट वगैरह ये सब जो होता है उसमें, ट्रांसफार्मर में, उसको कम किया जा सके। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस ईडी करंट। ईडी करंट एक लॉस है ट्रांसफार्मर का, उसको कम करने के लिए उसको लेमिनेट करते हैं केमिकल से, और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अब देखो एडी करंट क्या होता है, एडी करंट्स आर द स्मॉल करंट्स दैट रिजल्ट इंड्यूस इन ए कंडक्टिंग बॉडी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा कंडक्टिंग बॉडी में, जो बॉडी है हमारा ट्रांसफार्मर का, उस बॉडी में हो जाएगा करंट, इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस होगा। उसी करंट को क्या कहते हैं, ईडी करंट्स, स्मॉल करंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करते क्या है, किया हुआ है सब, इसको समझ लेना है बस। व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसमें जितना है क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, सब इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। ये अभी किए हैं क्या, हाँ किए हैं अभी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स विच स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे खत्म हो जाएगा। ये तो अभी किए हैं।
चलो फिर से कर लो इसको, देख लो, पढ़ लो फिर से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, क्योंकि पॉजिटिव से जाके नेगेटिव पे खत्म ही होना है इसको, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे क्या होगा, निकलेगा बाहर की तरफ, इस तरह से निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको, बाहर की तरफ। तो ये सरफेस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही होगा ना, चार्ज वाले सरफेस पे परपेंडिकुलर ही होगा ना, क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज, सरफेस के चार्ज पे परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसकी प्रॉपर्टीज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। अब देखो कंडक्टर से पास नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पढ़े होगे, शेल्डिंग में पढ़ाए होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर से पास नहीं होता है, समझे। हार्ड डिस्क वगैरह ये सबको बचाने के लिए उसको क्या किया जाता है, चारों तरफ से मेटल लगा दिया जाता है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं हो, ठीक है, वो बचा रहे, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, हार्ड डिस्क को खराब कर सकता है, हमारे इक्विपमेंट में डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये सबको खराब कर सकता है, मेटल में, कंडक्टर में पास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो क्वेश्चन नंबर ये क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आएगा अभी सब क्वेश्चन सब, ये ऐसा लग रहा होगा कि एक ही चैप्टर से रख दिया, ऐसा नहीं है, और भी क्वेश्चन है आगे, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अब भाई देखो, इलेक्ट्रिक, यहाँ पर कोई चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, चार्ज से दूरी कितना है, आर दूरी पर, चार्ज से आर दूरी पर। हम क्या करते थे, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लाते थे, इसको क्या बोलते थे, टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज बोलते थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। और ये फोर्स कैसे निकलेगा, कूलम्ब्स लॉ से निकाल लेंगे, के दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकलेगा, ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के क्यू, और ये वाला क्यू बट्टे में आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर। इस चार्ज का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट पूछेगा तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। इसको पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एट एनी गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से लेके ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डिनोटेड बाय ई, ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। उसका डायरेक्शन किधर होता है, जिधर फोर्स लग रहा होता है, फोर्स का डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, ठीक है। अब देखो, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल मतलब ये डीएल, लाइन इंटीग्रल है ये डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रल मतलब ये क्लोज लूप, इंटीग्रेशन कर दिए इसका। इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप, ये हमारा क्लोज लूप है। जैसे एक वायर लिए ना करंट, इसमें करंट जा रहा है आई, इसमें करंट कितना जा रहा है आई, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे, याद है, राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा रखते थे करंट के डायरेक्शन में और फिंगर को कर्ल करेंगे, तो इस तरफ से एक मैग्नेटिक फील्ड जैसा लूप बनेगा, ठीक है। जैसे गॉसियन लूप लेते थे गॉस लॉ में, उसी तरह से यहाँ पे एक लूप बनेगा। तो यहाँ अगर डीएल ले लेंगे, इसका छोटा सा टुकड़ा डीएल, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप, ओवर ए क्लोज लूप बराबर म्यू नॉट टाइम, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होता है, म्यू नॉट इंटू में आई इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज्ड,
जितना करंट इसमें से जा रहा है उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कर रहा है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, ये पढ़े हुए हैं लॉरेंज फोर्स। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है, और उसमें क्या कर रहे हैं, हम किसी चार्ज को थ्रो कर रहे हैं, किसी चार्ज को फेंक रहे हैं, तो उस पे जो फोर्स लगता है वही कहलाता है लॉरेंज फोर्स। ठीक है। तो चार्ज को जब फेंकेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जहां होगा, उसमें चार्ज को जब हम फेंकेंगे तो उसमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस चार्ज पे फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ बराबर एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू ई, ये पढ़े होइएगा, क्यू इंटू ई। और मैग्नेटिक फोर्स क्यू बी बी साइन थीटा होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्यू बी बी साइन थीटा होता है। देखो ये इतना वी बी साइन थीटा को हम क्या लिखें यहाँ, बी क्रॉस बी लिखें। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो बी क्रॉस बी लिखें, और ये क्यू है तो क्यू यहाँ दे दिए। ठीक है ना, यहाँ से क्यू कॉमन होगा तो ई प्लस बी क्रॉस बी हो जाएगा, ई प्लस बी क्रॉस बी, है ना। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और ये क्या है, चार्ज, कौन कितना चार्ज है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या है, थीटा है आपका वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। इसी फोर्स को हम बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ठीक है, एक बार इसका डिफिनीशन पढ़ लो। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन ए रीजन ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, किसी चार्ज को जब दोनों में, दोनों जहाँ पे दोनों फील्ड का इफेक्ट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का इफेक्ट हो, तो उस फील्ड में जब हम फेंकेंगे किसी चार्ज पार्टिकल को, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगेगा, तो उसी को बोलते हैं क्या, लॉरेंज फोर्स। यहाँ देखो बी क्रॉस बी को फिर लिख दिए बी बी साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। अब देखो इसमें नोट में क्या लिखे हुए हैं, इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल को जैसे मान लीजिए इधर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जा रहा है चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो बी वी साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है, बी वी, तो एफ बराबर क्यू इन में अंदर में क्या हो जाएगा, ई प्लस बी वी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट नोट का, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की जो वेलोसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की जो वेलोसिटी है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, और ये चार्ज की वेलोसिटी है, ठीक है ना, तीनों आपस में क्या है, 90 डिग्री है, तीनों आपस में 90 डिग्री हो जाएगा, देन लॉरेंज फोर्स विल बी जीरो, लॉरेंज फोर्स इस केस में जीरो हो जाता है। अब देखो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पढ़ाए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे ये क्वाइल है ना, ये क्वाइल है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, यहाँ एक मैग्नेट रखे हुए हैं, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अच्छा, मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ होता है, और साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ होता है ये। ठीक है, नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ। इसलिए कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो क्लोज लूप बनाता है, क्लोज लूप बनाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है। ठीक है, जब मैग्नेट को इस तरह से हिलाएंगे, मतलब एक बार आगे किया, इधर किया, एक बार पीछे किया, तो क्या होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होगा, यहाँ पर आगे पीछे होगा। इस चेंज होने की वजह से, इस चेंज होने की वजह से इसमें एक करंट
पैदा हो जाता है। इस कॉइल में जो है ना एक करंट पैदा हो जाता है, और इसी करंट को ईएमएफ कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें गैल्वेनोमीटर जो है ना, इसको जो है रोटेट कराएंगे इस तरह से, टू एंड फ्रो मोशन कराएंगे ना इस तरह से, तो इसमें करंट जनरेट हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, शो करेगा कि भैया इसमें करंट चल रहा है, इस वायर में कॉइल में करंट चल रहा है। तो इसी फेनोमेना को जो है ना, इसी घटना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। द फेनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा, है ना, ये जो इसका जो इस तरह का बना हुआ है, इससे गुजरेगा, पास होगा, इस तरह का एरिया बना हुआ है ना, इससे जो पास होगा, तो ये कहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे कहेंगे क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इस कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, और इस पूरी घटना को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। बायो सावर्ट्स लॉ क्या है। बायो सावर्ट्स लॉ, बायोट ने और लैप्लास दोनों साइंटिस्ट का नाम है। दोनों ने मिलकर के ये लिया था, लेकिन एक ही का नाम आता है सिर्फ हमेशा, बायो सावर्ट्स लॉ नाम से ये आता है। कोई तार है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, इसमें करंट आई चल रहा है, तो इससे कुछ दूरी पर, या जितना भी दूर, जो भी दूरी हो, इस पी पॉइंट पर कहा गया कि भाई बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे। तो बायो सावर्ट्स ने क्या कहा, बायो सावर्ट्स ने क्या कहा कि पूरे कंडक्टर की वजह से तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, एक छोटा सा एक टुकड़ा, कंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, जिसको हम क्या क्या बोलेंगे, एलिमेंटल लेंथ ऑफ एलिमेंट, और इसको करंट से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, यहाँ पर आईडीएल कर दोगे, तो इसको बोलेंगे करंट एलिमेंट। एक करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं, इस पूरे की वजह से नहीं बता सकते हैं, छोटे से टुकड़े की वजह से बता सकते हैं, है ना। छोटे से टुकड़े की वजह से बता सकते हैं, तो छोटा ही सा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, छोटा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बायो सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट एलिमेंट के, आईडीएल के, और इन दोनों के बीच के जो एंगल है ये आर डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये दोनों इसके बीच का, इस एलिमेंट से इस पी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, आर है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, आर, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो कहा उसने कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये तो होगा आइडियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा ही होगा, लेकिन दोनों के बीच के साइन ऑफ एंगल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसने कहा, ये लॉ ऐसा कहता है, ठीक है। जब इन तीनों को मिला करके लिखा गया, तो यहाँ आइडियल साइन थीटा लिखाया, और बट्टा में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, है ना। अभी ये जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, साइन हटता है, तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, के आइडियल साइन थीटा बट्टे में आर स्क्वायर, ठीक है। इस के का मान होता है म्यू नॉट बट्टे में 4 पाई, ठीक है। ये म्यू नॉट बट्टे में 4 पाई, ये जो है म्यू नॉट बट्टे में 4 पाई, इसका मान होता है 10 के पावर -7, ठीक है, 10 के पावर -7। तो म्यू नॉट का कितना मान हो जाएगा, म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा आपको 4 पाई × 10 के पावर -7 वेबर पर एम्बियर मीटर, इसका यूनिट होता है। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ लिख दिए हैं, म्यू नॉट को क्या बोला जाता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, मतलब इसका ये मीनिंग हुआ है ना कि कोई मीडियम जो है खुद को जो है कितना परमिशन दे रहा है ना, अपने अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए कितना परमिशन, कितना अलाउ कर रहा है, कोई मीडियम कितना अलाउ कर रहा है, उसको म्यू नॉट बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आइडियल, आइडियल करंट करंट एलिमेंट है, ठीक है। ये इसका जो है ना, ये फॉर्मूला जो है, आइडियल साइन थीटा बट्टे में आर स्क्वायर, म्यू नॉट बट्टे में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बट्टे में आर स्क्वायर, ये क्या है आपका, ये स्केलर फॉर्म वाला फॉर्मूला, स्केलर फॉर्म इसका, डीबी का, मैग्नेटिक फील्ड का, है ना।
इसका वेक्टर फॉर्म कैसे निकलेगा? देखो इसका वेक्टर फॉर्म निकाल के देखते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, एक आर वेक्टर जुड़ जाता है ना। आर कैप जोड़ देंगे, आर कैप। आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर जोड़ देंगे। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। और आर कैप बराबर क्या होगा? आर वेक्टर बट्टे में आर का मैग्नीट्यूड, है ना। ये पोजीशन वेक्टर है। आर आर कैप बराबर आर वेक्टर बट्टे में आर मैग्नीट्यूड। तो आर कैप की जगह आर वेक्टर बट्टे में आर मैग्नीट्यूड रखा है यहाँ। और ये भी मोड में लिए हैं। ये मोड नहीं लगाओगे तो भी मैग्नीट्यूड है, मोड नहीं भी लगेगा तो भी मैग्नीट्यूड है ये। तो आर से ये आर स्क्वायर गुना होगा तो आर का पावर 3 नहीं हो जाएगा? ठीक है। और जो डीएल होता है ना, डीएल लेंथ वेक्टर होता है ये, लेंथ वेक्टर। ठीक है, डीएल जो है स्मॉल लेंथ एलिमेंट जो है, स्मॉल लेंथ जो है वो डीएल हमारा जो है ये लेंथ वेक्टर है। तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दिए, इसके ऊपर क्या किए हैं? वेक्टर लगा दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो ये एक वेक्टर में है, ये भी वेक्टर में है, और साइन थीटा है यहाँ पर। इसको बहु नीचे उतारे, डीएल साइन थीटा आर वेक्टर बटे में आर इंटू में आर स्क्वायर। अब क्या होगा? आर का क्यू हो गया है। देखो डीएल साइन थीटा आर वेक्टर, साइन थीटा किस में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में कि डॉट प्रोडक्ट में? अगर ए क्रॉस बी है आपका तो क्या लिखिएगा? ए बी साइन थीटा। अगर ए डॉट बी है तो ए बी कॉस थीटा लिखाता है ना। ये दोनों सब के ऊपर वेक्टर आएगा ये। तो यहाँ क्या हो गया? डीएल क्रॉस आर नहीं लिख सकते हैं इसको? डीएल क्रॉस आर या आर क्रॉस डीएल, है ना। तो डीएल क्रॉस आर को फिर से अगेन डीएल आर साइन थीटा हो जाएगा ये। तो घुमा फिरा के तो वही आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये वेक्टर फॉर्म हो गया इसका। ये क्या है? इसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछ रहा है वॉर्टेक्स करंट, VORTEX वॉर्टेक्स करंट। अब देखो वॉर्टेक्स मतलब होता है भंवर, है ना। भंवर देखे होगे, तूफान उफान इस तरह का, उसमें गोल गोल करके अंदर की तरफ एक होल बना देता है। तो देखो जब एक मेटल प्लेट को रोटेट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, जब एक मेटल प्लेट को रोटेट किया जाता है कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा चेंज होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कंटिन्यूसली, तो ड्यू टू विच द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? यहाँ पे इंड्यूस होगा, है ना। ईएमएफ इंड्यूस होगा इन द मेटल, मेटल में, विच रिड्यूस इट्स स्पीड, जो क्या करेगा? मेटल को जो रोटेट कर रहे थे ना उसकी स्पीड को कम करेगा। ठीक है। दिस करंट इज कॉल्ड वॉर्टेक्स करंट, और इस करंट को क्या बोलेंगे यहाँ? वॉर्टेक्स करंट बोलेंगे। ठीक है। देखते हैं और क्वेश्चन है क्या। एक और क्वेश्चन है। अब देखो लेंज लॉ क्या कहता है। भाई लेंज लॉ क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे इसमें इस कॉइल में ईएमएफ जो पैदा हुआ है ना, ईएमएफ किसकी वजह से पैदा हुआ है इस कॉइल में? इस मैग्नेट के मोशन की वजह से। मैग्नेट को क्या कर रहे हैं? यहाँ से हिला रहे हैं तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है। और ये ईएमएफ जो जनरेट हुआ है वो अपने काउज ऑफ प्रोडक्शन का अपोज करता है। जिस वजह से ये ईएमएफ पैदा हुआ है ना, किस वजह से पैदा हुआ है? मैग्नेट की वजह से पैदा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से पैदा हुआ है। तो ईएमएफ क्या करेगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा, है ना। जैसे जैसे इंसान क्या होता है? इंसान अपनी माँ बाप की बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है। माँ बाप से पैदा हुआ है लेकिन माँ बाप का ही विरोध करता है ना। सेम उसी तरीके से है ये, कि इसमें जो ईएमएफ पैदा हुआ है, ईएमएफ जनरेट हुआ है मैग्नेट के हिलाने की वजह से, मैग्नेट के यहाँ पर हिलाने की वजह से ईएमएफ जो इसमें जनरेट हुआ है, वो ईएमएफ क्या करेगा? इसी का विरोध करेगा। यही कहता है लेंज लॉ। ठीक है। ईएमएफ, ई से क्या है? ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
माइनस डी फाई बटे में डी टी। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n आ जाएगा एन डी फाई बटे में डी टी। ये माइनस साइन और कुछ नहीं बताता है कि विरोध कर रहा है इसका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द ईएमएफ विल इंड्यूस इन सच ए वे दैट, ईएमएफ जो इसमें जनरेट होता है, इट विल अपोज द काउज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन का काउज का जो अपने प्रोडक्शन का जो काउज है, कारण है, उसके पैदा होने का जो कारण है, उसी का विरोध करता है। तो पैदा होने का कारण क्या है, इसको रोटेट करा रहे घुमा रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ, इट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसका विरोध करेगा ये। एन डी फाई बट्टे में डी टी इसका फॉर्मूला होता है। आया समझ में? अब देखो, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है? रेसिस्टिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी जो होता है वो मेटल का, एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, वो खासियत होती है मटेरियल का। रेजिस्टेंस बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला, आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। ये जो रो है ना, रो, यही है रेसिस्टिविटी। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ए से उधर गुना हो जाएगा, एल से नीचे भाग हो जाएगा, तो आर ए बट्टे में एल, है ना। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सब्सटेंस ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ, है ना, एंड यूनिट एरिया। यूनिट एरिया है इसके पास, यूनिट लेंथ है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा रेसिस्टिविटी। ठीक है, और देख लो रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ये वायर है ना, ये वायर है, तो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसके लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ओम मीटर। कैसे निकाले हैं, एरिया का क्या होगा, यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का भी मीटर, तो मीटर से एक वो मीटर ऊपर वाला कट जाएगा, और रेजिस्टेंस का ओम, ओम मीटर बचेगा, तो ओम मीटर इसका यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट। ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। लेंथ और एरिया, मतलब एरिया का, यहाँ एरिया का मीनिंग है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, बहुत अच्छा से समझते हो आप लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई चीज ना समझ में आया उसको फिर से समझाया जाए क्या? बस इतना ही था। कल पढ़ करेंगे सैंपल वाला, सैंपल जो आया हुआ है, सैंपल वाला क्वेश्चन वो करेंगे। बोलो भाई लोग, कोई है बोल सकता है क्या?